दोस्तों नमस्कार। हो सकता है यह वीडियो थोड़ी लंबी बने। मैं पटना कलम के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं, जो कि मगध की अपनी पेंटिंग है, अपनी चित्रकला है पटना कलम। उसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने के लिए जा रहा हूं। और इसके अलावा भी मंजूषा चित्रकला और भोजपुरी कोहबर पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी। तो मैं आज पटना कलम के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, शुरुआत अगर इस वीडियो को मैं करूँ तो पटना कलम की शुरुआत तब से होती है जब औरंगज़ेब सत्ता पे आया, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और औरंगज़ेब का ज़्यादातर ध्यान हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना और बहुत ही कड़क मिजाज के कारण ये चित्रकला के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे पाया और ये चित्रकला को लेकर बहुत उदासीन भी था। तो उस समय के दिल्ली दरबार में जितने भी चितेरी थे, मतलब चित्रकारी करने वाले लोग थे, उन लोगों को कोई तनख्वाह नहीं मिलने लगी, कोई काम नहीं था उनका। तो वो लोग माइग्रेट कर गए और वही लोग माइग्रेट करके बहुत से जगहों पे माइग्रेट कर गए। कुछ हिमाचल प्रदेश में चले गए, कुछ राजस्थान चले गए, कुछ बंगाल की ओर आए। तो उसी में से एक टोली चितेरियों की, मतलब चित्रकारियों की, मुर्शिदाबाद के मीर जाफ़र के बारे में बहुत उन लोगों ने सुना था कि मुर्शिदाबाद के मीर जाफ़र को चित्रकारी में और चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट है और वो इस चीज़ को बहुत तवज्जो देते हैं। तो वो लोग यही सोचकर मुर्शिदाबाद आए कि उन्हें उनका भरण पोषण हो सकेगा, उनकी जीवन यापन हो सकेगी। तो वो मुर्शिदाबाद आए और वहाँ पे मीर जाफ़र के पास अपनी दुखड़ा रोई। तो मीर जाफ़र ने उन्हें बहुत ही अच्छे से शरण दिया और गंगा के किनारे बलुआ चक पर उन्हें रहने का सराय बनाया। वहाँ पर वो लोग रहकर मुग़ल काल के और मीर जाफ़र के अनुसार बहुत सारी चित्रकारी करने लगे। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जब संपर्क में भी यह चित्रकारी आए तो उन लोगों ने अंग्रेज़ी भाषा भी सीखी और अंग्रेज़ों के अनुसार भी उनके अनुसार चित्रकारी करना शुरू कर दी। उनकी चित्रकारी बहुत मनोहर होती थी और बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन मीर जाफ़र के बाद जब उनका बेटा मीरान बैठा गद्दी पर, तो उसको भी चित्रकारी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने इन सबों को उतना ध्यान नहीं दिया, इन चित्रकारी करने वालों पर, जितना कि मीर जाफ़र देते थे। और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इनको तनख्वाह भी मिलना कम हो गई और इनका जो मतलब इनके ऊपर ध्यान दिया जाता था जो वो कम हो गया और चित्रकारी के ऊपर मीरान का कोई ख़ास ध्यान नहीं रहता था। तो इन लोगों ने वहाँ से विस्थापन करके पटना आए। उस समय पटना में नील, सूती, शक्कर, अफ़ीम और मसाला का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। पटना एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर से डच, चीनी और पुर्तगालियों का भी काफ़ी व्यापार होता था। 1760 में ये लोग पटना आ गए थे और यहाँ पे ये लोग पटना में अपनी चित्रकला बनाते थे और यहीं पर से पटना कलम इन्हें नाम दिया गया। इन्हें पटना में ये लोग पटना सिटी के, आज के पटना सिटी के मच्छरहट्टा, लोडी कटरा, दीवान चौक पे इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से वहाँ पे बसना शुरू कर दिया। उस समय पटना के दानापुर में अंग्रेज़ों की छावनी भी थी। और मैं बात करूँ यदि पटना कलम की, तो पटना कलम, पटना जब ये चित्रकारी करने वाले लोग पटना आए तो इनमें ब्रिटिश, पर्शियन और मुग़ल ये सभी मिक्सचर हो गए थे। पटना चित्रकारी की खासियत ये है कि इसमें बॉर्डर नहीं होता था। और बॉर्डर क्यों नहीं होता था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पटना कलम में
विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और 1760 में जब ये लोग पटना आ गए थे, पटना से पटना कलम की शुरुआत हुई, तो पटना कलम को जन कला भी कहा जाने लगा, क्योंकि इसे बनाने वाले लोग भी आम लोग थे और इसमें दर्शाया भी आम लोगों को ही जाता था। तो पटना कलम की विशेषता यही थी कि इसे बनाने वाले भी आम लोग थे और इसमें जो रंग की जो उपयोग की जाती थी वो स्वयं प्रकृति से ली जाती थी। मतलब कि पेड़ पौधों के पत्तों से हरा रंग ले लिया और भी नारंगी के छिलके से पीला या नारंगी रंग ले लिया। उसी तरीके से बहुत मतलब इनमें प्रकृति के रंगों की उपयोग की जाती थी, ना कि बनावटी रंगों की। और बाद में पटना कलम को कागज़ पे भी बनाया जाने लगा और उन कागज़ का आयात नेपाल से होता था। बाद में बरसात में जानबूझकर पटना कलम पटना कलम की चित्रकारी की जाती थी, क्योंकि बरसात में नमी कम होती है और उस समय उसमें धूल कण कम रहते हैं, तो उस समय रंग को बनाया जाता था, पटना कलम में उपयोग होने वाली रंगों को। और बकरी के दूध से इस पर स्प्रे किया जाता था ताकि इस पे थोड़ी चमक आ सके। 1861 में जब चार्ल्स डी आइले पटना आए तो इन्होंने वर्तमान पटना के गुलजार बाग में लिथो प्रेस की स्थापना की, जहाँ पे पटना कलम की छपाई होने लगी। ये पहली लिथो प्रेस थी पूरे बिहार में और जहाँ पर से पटना कलम की मास लेवल पे होने लगी छपाई और इसे फिर पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई। पटना कलम में 2 महिलाओं का भी नाम सामने आता है, सूना बीवी और दक्षो बीवी का, जो कि घर पर ही रह करके पटना कलम का काम करती थी। पटना कलम का अगर अंत की बात की जाए तो इसमें जब बाद में मॉडर्न एरा आया, तकनीकी विकास हो गए और पटना में विदेशियों का आना जाना कम हो गया, तो इसी कारण से पटना कलम धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और बहुत सारे जगह लिथो प्रेस भी बहुत सारे जगह पे स्थापित हो गए, जिसके कारण कि पटना कलम की जो महत्व थी वो बहुत कम हो गई। तो लगभग 200 साल तक पटना कलम का समय रहा। 1760 से 1960 कहा जा सकता है। पटना कलम के स्थापित जो ओरिजिनल चित्रकारी करने वाले थे, जो ईश्वर प्रसाद वर्मा जिनका नाम था, इनके देहांत के बाद ओरिजिनल पटना कलम की जो चित्रकारी करने वालों की जो संख्या थी वो शून्य हो गई। 1949 में इनका देहांत हो गया और इसी के साथ ही स्थापित कला जो पटना कलम था वो एंड हो गया। आज पटना म्यूज़ियम, गाय घाट, खुदा बख्श, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता आदि जगहों पे टोटल मिलाकर पटना कलम के 172 चित्रकारी मिलते हैं। और यही थी पूरी पटना कलम की पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दी। पटना कलम के बारे में जितनी भी जानकारियाँ आपको चाहिए थी, खासकर बीपीएससी के लिए या फिर ऐसे भी पटना कलम के लिए जानने के लिए यदि आप उत्सुक थे, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और इसके अलावा पटना कलम की कोई भी जानकारी इसमें नहीं छोड़ी गई है, सारी मेन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मगध का अपना पटना कलम धीरे धीरे सभी जगहों पे पटना कलम को फिर से ज़िंदा किया जाए और पटना कलम फिर से जिस तरीके से 18वीं शताब्दी में फल फूल रहा था उसी तरीके से फिर से फले फूले। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय मगध। अंगिका भाषा जिंदाबाद।